कल इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने ऑक्टेंट्स के बारे में सही से जान लिया था कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करता है। 3D ज्योमेट्री में 8 ऑक्टेंट देखने को मिलते हैं, 3 एक्सिस देखने को मिलती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। उन 3 एक्सिस से मिलकर 8 ऑक्टेंट बनते हैं। उन 8 ऑक्टेंट के अंदर कहाँ पर कोई कौन सा पॉइंट लाई करेगा, इसको हमने कल जाना था, ठीक है ना। अब इसके अगली क्लास में हम लोग बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने इससे पहले 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं वही, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले इसमें आता है अगली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला। पहले ये भी पूरा बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे बस, है ना। तो हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला, पहले इससे पहले एक बार 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, याद होगा। अगर किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, मान लीजिए कि ये दो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ठीक है। और मुझे इन दोनों के बीच की क्या पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। तो PQ को ही मैं डिस्टेंस मान ले रहा हूँ, यानी कि PQ की जो लेंथ होगी वो कितने के इक्वल हो जाएगी, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल है। यही सेम फॉर्मूला हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जैसे मन करे वैसे यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। क्या हुआ बताओ, फर्क क्या पड़ा, बस ये जो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है ये बढ़ गया। पहले इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुआ करते थे, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरे के x2, y2। लेकिन अब क्या हो रहा है, x1, y1, z1 एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया और x2, y2, z2 एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया, ठीक है ना। तो उस थर्ड कोऑर्डिनेट के बढ़ जाने से डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने लगाया तो उसमें भी एक टर्म बढ़ गया। बस यहाँ पहले ये हुआ करता था केवल इतना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, एक आगे टर्म बढ़ गया, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। 10th क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है जिसका नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या बताता है सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों को, सेक्शन का मतलब किसी भी चीज का सेक्शन, जब सेक्शन की बात करते हैं मतलब टुकड़े, सेक्शन का मतलब टुकड़े, ठीक है ना। किसी एक चीज को 2 हिस्सों में बांट देना, 3 हिस्सों में बांट देना, 10 हिस्सों में बांट देना, मतलब उसको सेक्शन कर देना, ठीक है ना। बाई सेक्शन मतलब 2 बराबर हिस्से। अगर केवल सेक्शन कह रहे हैं तो 2 टुकड़े, अब वो बराबर होंगे या नहीं होंगे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बोल रहे हैं स्पेशली बाई सेक्शन तो मतलब 2 बराबर टुकड़े। अगर बोल रहे हैं ट्राई सेक्शन तो 3 बराबर टुकड़े। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, P1 के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और Q के कोऑर्डिनेट है आपके x2, y2, z2 और आपको इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया अपनी मर्जी से क्या, r, ठीक है। 2 पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट है ना। P और Q 2 पॉइंट है हमारे पास। P1 के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 P और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m:n के रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है कि 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 3:9 भी हो सकता है। पता अगर 1:3 है तो इसका क्या मतलब हुआ, 1:3 होने का मतलब है कि इस पूरे लाइन सेगमेंट का एक हिस्सा इस साइड और 3 हिस्से उस साइड। समझ में आ रही बात ना, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। जैसे कि आज आप लोगों ने अगर सोना खरीदा हो तो फिर क्या किया होगा, वहां पर सबसे पहले जाते क्या किए होंगे, नहीं खरीदे, खरीद लेना चाहिए था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत खरीद लेना चाहिए था, ठीक, क्योंकि लगातार महंगा होता जा रहा है, आने वाले टाइम में और महंगा होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है बताओ, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है, हाँ 100% प्योर। अगर 100% प्योर गोल्ड की बात करेंगे तो क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड को कहा जाता है 100%। हालांकि 100% वो भी नहीं होता, 99.99% कह सकते हैं। क्लियर है ना, बट वही सबसे ऊपर है। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 22 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब हुआ फिर, 98%। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या हुआ, अगर हमने, मैं जैसे आपको पहले बताया हूँ, अब ये समझो कि हमारे लिए 24 ही क्या हो गया, 100 हो गया। 24 ही क्या हो गया, 100। बताओ ये किससे मैच कर रहा है, हमारी अपनी दुनिया में। एक स्टूडेंट की लाइफ में इसी तरह की कौन सी चीज देखने को मिलती है कि हमने कहा जो टॉपर है अगर उसके मार्क्स आए कितने, मान लीजिए 100 में से टॉपर के मार्क्स आए 72, तो 72 ही क्या हो गया समझिए 100। अब हम उसके कंपैरिजन में परसेंटाइल निकालते हैं। पता है ना ये बात कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि जो टॉप मोस्ट बच्चा है उसके 72 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो 72 को हमने क्या मान लिया 100।
यानी उसके मार्क्स समझो 100% मान लिए। अब उसके कंपैरिजन में बाकी सबके मार्क्स देखे जाएंगे कि कितना परसेंट आए हैं। समझ में आ रही बात ना। उसी तरह से कैरेट पता किया जाता है गोल्ड का, ठीक है ना। अगर मैंने कहा 22 कैरेट गोल्ड, तो इसका मतलब टोटल 24 पार्ट में से, जैसे पढ़ा ना पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, 10th क्लास में, सॉरी 11th में हमने मॉल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, पार्ट्स पर मिलियन, याद है क्या मतलब होता था पार्ट्स पर मिलियन का। 1 मिलियन चीज के अंदर अगर किसी चीज के हमने 1 मिलियन पार्ट किए, 1 मिलियन टुकड़े किए, तो उसमें से उसके कितने टुकड़े हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 ppm, मैंने कहा कि पानी के अंदर क्लोरीन की मात्रा 2 ppm है, जो पानी हम पी रहे हैं उस पानी में क्लोरीन की मात्रा 2 ppm है। तो इसका मतलब क्या होता था कि 1 मिलियन बूंद अगर पानी है, 1 मिलियन बूंद, तो उसमें 2 बूंद किसकी होंगी, क्लोरीन की होंगी। यही तो होता था 2 पार्ट्स पर मिलियन। उसी तरह से 22 कैरेट में क्या होगा कि अगर हमने 24 पार्ट किए उसके, 24 पार्ट, तो उस 24 पार्ट में से 22 पार्ट किसके हैं, गोल्ड के हैं। समझ गए ना। इसका मीनिंग जल्दी पकड़ में नहीं आता, किसी को पता नहीं होता। बस जनरली लोग जानते हैं कि बस 24 कैरेट गोल्ड बेहतर होता है, 22 कैरेट उससे कम, फिर 20 उससे कम, जितना कैरेट कम होता चल जाएगा उतना ही प्योरिटी कम होती चल जाएगी गोल्ड की, ठीक है ना। लेकिन उसमें गोल्ड का कंटेंट कितना है अगर ये जानना है, तो इसका मतलब अगर टोटल 24 पार्ट किए जाए तो उनमें से 22 पार्ट किसके होंगे, गोल्ड के, और बाकी के दो पार्ट होंगे वो अनदर मेटल्स के होंगे, ठीक है ना। उसमें जिंक और आपका कॉपर और सिल्वर कुछ भी और मिलाया जा सकता है, क्लियर है ना। तो अनदर एलॉय मिलाए जाते हैं, क्लियर है। अगर वैसे ही अब मैंने पूछा अगर 18 कैरेट गोल्ड, तो 18 कैरेट गोल्ड में कितने होंगे, 18 कैरेट गोल्ड में 18 पार्ट तो होंगे किसके, गोल्ड के। अगर उसको हम 24 पार्ट करें तो 18 पार्ट होंगे किसके, गोल्ड के, और 6 पार्ट होंगे किसके, अदर मेटल्स के। तो बताओ कितना परसेंट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट गोल्ड। इतना तो दिमाग लगा दो, मैथ्स लगा रहे हो ना भाई। मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे बहुत तेज बताते हैं ऐसे सवालों के जवाब, सिंपल। उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने क्या कहा, 18 पार्ट तो हो गए किसके, 18 टुकड़े तो हो गए गोल्ड के, 6 टुकड़े हो गए अदर मेटल के। तो 24 में से 6 एक तरफ कर देना और 18 एक तरफ कर देना, मतलब क्या हुआ, 1/4 एक तरफ और 3/4 एक तरफ, मतलब 3/4 उसमें सोना है और 1/4 क्या है, अदर मेटल्स हैं। अब 1/4 अदर मेटल होना, 25% अदर मेटल्स का होना, 25% अदर मेटल और 75% गोल्ड। सिंपल, ऐसे बदलना होता है। अगर आपको ये पता करना है कि हमने जो सोना खरीदा उसमें कितना कैरेट है, उसने बता दिया कितना कैरेट है, तो उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो कि हमने सही मायने में सोने का कंटेंट कितना खरीदा है, ठीक है ना। बाकी अदर मेटल्स हैं, क्लियर है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये टुकड़े हो रहे हैं। मान लो मैंने कह दिया कि मैंने एक चीज के इस पूरी लाइन के मैंने 6 टुकड़े किए, उन 6 में से मैंने 5 टुकड़े उस साइड रखे और 1 टुकड़ा इस साइड रखा। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं। मान ले मैंने 5 टुकड़े उधर, सेक्शन का मतलब क्या, टुकड़े। मैंने पहले टोटल मिला के इसके कितने टुकड़े किए, 6 टुकड़े। जैसे मैंने कह दिया मैंने एक पिज्जा के कितने पीस किए, 8 पीस, उसमें से मैंने 3 पीस खा लिए। तो इसका मतलब 8 पीस करने का मतलब पहले 8 पीस करिए फिर उसमें से 3 हिस्से खाइए। तो मतलब बचा हुआ जो पार्ट है वो कितने बचे होंगे, बोलो। अगर मैंने 8 पीसेस करके एक पिज्जा के, उनमें से 3 पीसेस मैंने खा लिए, तो कितना पार्ट मैंने खा लिया टोटल का कितना पार्ट मैंने खा लिया, 3/8 पार्ट, 3/8। जितने टुकड़े किए जाते हैं वो अपॉन में रहता है, और जितना हमने कंज्यूम कर लिया वो हमने खा लिया। तो 3/8 पार्ट ऑफ पिज्जा मैं खा चुका हूं। बचा कितना पार्ट पिज्जा, 5/8 पार्ट। पूरा मिलके क्या बन जाएगा, होल। 3/8 प्लस 5/8 मिलके क्या बनेगा, 1 मतलब होल, एक पूरा पिज्जा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पकड़ पा रहे ना, बहुत अच्छे। उसी तरह से यहां बार बार कह रहा हूं, इसको समझना है कि अगर मैंने कहा कि 1:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये R पॉइंट इस लाइन को इंटरनली 1:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एक टुकड़ा इधर और बाकी के 7 टुकड़े उधर। यानी कि अल्टीमेटली हम पहले इसको 8 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, उसमें से 7 पार्ट उधर कर देंगे और 1 पार्ट इधर कर देंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। पर ये तो समझने के लिए था, बाकी इतना सब समझने की जरूरत नहीं है आपको। सीधे मतलब अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो बस हम क्या मान लेंगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, z। ये x, y, z है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा x, y, z है, क्लियर। तो इस x, y, z के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके। तो हम बताएंगे कि भाई x बराबर, फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, बताइए क्या था फॉर्मूला। जब हम सेक्शन फार्मूला लगा करके इसके कोऑर्डिनेट निकालते थे तो याद होगा आपको, x बराबर फार्मूला लगाते थे mx2 प्लस nx1। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y बराबर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इतना तक तो आपने 10th में पढ़ा था। तो बस एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया, z बराबर क्या हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। बोलो क्या मुश्किल है इसमें, समझ में आ गया। तो अगर मुझे जो पॉइंट इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर मुझे उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो मुझे क्या करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। बाद में अल्टीमेटली आप ऐसे नहीं लिखेंगे उनको अलग अलग, आर का जब वो आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा तो उसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही लिखेंगे, कॉमा कॉमा लगा करके। क्लियर है इतनी बात,
बहुत बेसिक बेसिक से 2 फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको बताए। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था और 10th क्लास में, बोलिए क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मान लीजिए 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कोई, पहली बात तो ये जो मिड पॉइंट होता है वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्शन मतलब बाइसेक्ट करना मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट देना, 2 बराबर हिस्सों में बांट देना। मान लीजिए कि P और Q 2 पॉइंट है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, z2। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि मिड पॉइंट है, चलो इसको m ले लेते हैं, m। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y, z। अब बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, और z बराबर z1 प्लस z2 बाई 2। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो। और अगर यही पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूला हमने लगाया है, ये फॉर्मूला लगता है कब, जब ये इंटरनली डिवाइड करता है इसको, किस तरह से, इंटरनली। और अगर यही चीज कैसे, वो अगर आपसे कह दे कि इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट एक्सटर्नली इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली, तो बस यही यहां पर प्लस की बजाय क्या आ जाता है, माइनस। यहां भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब फॉर्मूले में बस जहां प्लस था वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का? तो 3 फॉर्मूले हैं बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है और उसकी ज्यादा की जरूरत है भी नहीं। फिलहाल ये तीनों फॉर्मूले पहले जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लाइन लगाएंगे, अभी बता रहे हैं। चलो ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन फॉर्मूले को याद कर लेने के बाद या देख लेने के बाद आप अब क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं कि इतना आसान है कि मुझे लग रहा है क्वेश्चन कराने में भी लग रहा है कि क्या क्वेश्चन दूं आप लोगों को। देखो पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अगर इसी को लिखना भी चाह रहा हो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली के लिखना चाहते हो ना, तो ये भी लिख ही लो, काम है ना, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नली, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो यही सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा क्या, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y बराबर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और z2 बराबर mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। और जो समझदार बच्चा होता है ना, बार बार कह रहा हूँ, वो बहुत जगह ध्यान लगाता है इस चीज़ का। जरा याद करो, इस तरह के फॉर्मूले हमने और कहाँ पढ़े हैं, इस तरह का फॉर्मूला हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास में, याद है? उसमें पढ़ते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्लियर? हमने वो सारे के सारे प्लस में पढ़े हैं, वो भी माइनस में हो सकते हैं। कहाँ माइनस में हो जाएगा, जो टर्म आपने उसमें से माइनस करके बाहर कर लिया है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप किसी सिलेंडर के अंदर से एक होलो स्फीयर का क्या कर लें, हेमी स्फीयर बाहर कट करके बाहर निकाल लें, तो पहले मैं पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और फिर उस हेमी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सॉरी, पहले उस पूरे सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, फिर उस होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। फॉर्मूले में क्या लगाऊंगा, सही मायनों में वो सब मुझे करने की जरूरत नहीं है, बस मैं क्या करूंगा, पूरे सिलेंडर को मान लूंगा m1 और हेमी स्फीयर को मान लूंगा m2। अब m1 x1 माइनस m2 x2 लगेगा। मतलब जब कोई चीज 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलकर बन रही हो तो एडिशन होगा सेंटर ऑफ मास का, और जब किसी चीज में कुछ कट करके बाहर कर दिया गया होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब वो पार्ट क्योंकि हट गया तो सेंटर ऑफ मास पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो माइनस में आ जाएगा। इसी जैसे फॉर्मूले बार बार याद दिलाना चाह रहा हूं कि वो फॉर्मूला आपको समझना है कि अगर मान लो 1%, क्योंकि 1% आते हैं भाई, जेई में जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो तो बेहतर आता है ना, वो एकदम से बिल्कुल सीधा साधा नहीं आता, और जो एडवांस में आता है खासतौर से तो और ही ज्यादा अच्छा आता है। मेंस तक तो आप जितना आप पढ़ रहे हैं आराम से कुछ भी नहीं आएगा उसमें ना, इतना बड़ा मुश्किल है ही नहीं, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा वो एडवांस सोचने के लिए कहता है आपको कि अगर आप एडवांस नहीं सोचेंगे तो फिर एडवांस में बैठने का फायदा क्या आप लोगों के। क्लियर है ना? तो और बच्चों, बाकी बच्चों से आपको एडवांस सोचना होगा, तब जाके आप एडवांस में अपनी जगह बना पाएंगे, ठीक है। और उसके लिए यही तरीका है कि सेंटर ऑफ मास का आप वो भी क्वेश्चंस करिए जो क्वेश्चंस औरों ने नहीं किए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो भी क्वेश्चन करिए जो औरों ने नहीं किए हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो भी क्वेश्चन करिए जो औरों ने नहीं किए हैं, तब जाकर के आपके अंदर कुछ चेंज दिखेगा ना। क्लियर है? चलो तो पहला क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। एकदम आसान क्वेश्चंस हैं, बार बार कह रहा हूं, मुझे ये लग रहा है कि पूछूं ही क्या इसमें मैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। चलिए आपको मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, 4, 1। अब देखना कुछ बच्चे इसमें भी गलतियां करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन कराते हुए भी सोच रहा हूं कि इतना आसान क्वेश्चन क्या कराऊं, लेकिन फिर भी इसमें भी गलतियां करेंगे आप। 1, 2, -5, इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, करिए जल्दी। पहले एक्सरसाइज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्सरसाइज 12.1 में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो बता दूंगा, ठीक है ना।
इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, निकालो जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, ठीक है ना। चलिए पहला हो गया, दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, -1 1 माइनस सी 4 1। अच्छा अभी 1 मिनट देख रहे हैं भाई, है ना। अगला करिए अगर हो गया तो 1 माइनस सी 4, और दूसरा दिया है -4 1 2, -4 1 2। इसका भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, डिस्टेंस निकालनी है दोनों केस में। इस वाले केस में भी क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इस केस में भी क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है ना। ओके चलिए तीसरे वाले में कहना है शो दैट आर कोलिनियर, हमें शो करना है शो दैट। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, शो दैट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2, 3, 5, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, 2, 3 1 2 3, और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 7, 0, -1 7, 0, -1। आपको बताना है कि ये कोलिनियर है, शो करना है कि आर कोलिनियर। करिए तीनों क्वेश्चन पहले जल्दी। चलो पहले वाले का क्या बताया आपने आंसर, बहुत बढ़िया 7 यूनिट, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ना आया हो, जिसका ना आया हो मुझसे बात करेगा, जिनका ये क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ पहला वाला क्वेश्चन, वो मुझसे बात करे। आर्या हो गया तुम्हारा, कर रही हो ना, करो जल्दी 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 करो बच्चे, है ना। ठीक है, ना हो रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। देखो क्या होगा पहला क्वेश्चन, देखो सिंपल, सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, तो 1 - -5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9, -3 हो जाएगा ना, -3 का स्क्वायर 9, 4 में 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, और फिर ये हो जाएगा कितना 1 + y, ये 6 का स्क्वायर कितना 36। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, बोलो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 36 + 4 40, 40 + 9 49, 49 का स्क्वायर रूट, वेरी गुड 7 यूनिट। अच्छा माइनस में बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए डिस्टेंस कितनी आ गई 7 यूनिट। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, वेरी गुड √45। ऑप्शन में √45 नहीं है, तो बताइए क्या होगा 3√5, क्या होगा 3√5, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 3√5। ना आ रहा हो तो मुझे बताओ, थर्ड करिए जल्दी से। अब मुझे थर्ड में प्रूफ करना है कि ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि ये पी क्यू आर ऐसे दिया है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2, 3, 5, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2, 3, और इसके कितने हैं 7, 0, -1। क्लियर है ना। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो इसका सीधा मीनिंग है, निकल के आएगा कि इसका प्लस इसका सम, इन दोनों का सम मिलाकर कितने के इक्वल आना चाहिए, पी आर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन को मैं यहीं पे करा देता हूँ। सबसे पहले आप पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, और फिर पी आर की वैल्यू निकालेंगे, समझ गए ना। पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों निकालिए। अगर पी क्यू प्लस क्यू आर मिलकर पी आर के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। करिए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। पी क्यू निकालिए, क्यू आर निकालिए, फिर पी आर निकालिए, और तीनों का सम मतलब दो का सम, पी क्यू और क्यू आर का सम अगर पी आर के इक्वल आ जाए तो कह देंगे कि ये तीनों कोलिनियर हैं, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में पी क्यू की वैल्यू √14 आ रही होगी, आ रही है ना √14, किसी को डाउट तो नहीं, बहुत बढ़िया। क्यू आर की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है 2√14। अच्छा क्यू आर की वैल्यू आ रही है 2√14, चलिए 2√14, और पी आर की कितनी आ रही है 3√14 आ रही है। तो साफ साफ दिख गया कि पी क्यू प्लस क्यू आर कितने के इक्वल आएगा, √14 प्लस 2√14, ये आ जाएगा कितना 3√14, मतलब कितने के इक्वल, पी आर के इक्वल। तो इसका मतलब अगर पी क्यू प्लस क्यू आर जो है वो पी आर के इक्वल है, सो वी कैन से पी क्यू आर आर कोलिनियर, पी क्यू आर आर कोलिनियर, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस निकालना ना आ रहा हो तो फिर तो मुझे आप बताइए, और इतनी बुरी बात तो होनी नहीं चाहिए कि आपको डिस्टेंस नहीं निकालनी आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इसने कहा है। अब देखिए तीसरा पता करके देखिए, नहीं सॉरी चौथा क्वेश्चन है मेरे साथ, मेरे लिए तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर भी ये क्या है, फोर्थ ही है, एग्जाम्पल नंबर 4। इसने कहा पी पॉइंट, देखिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2, 3, -2, 3, -5। क्यू के दिए हैं 1, 2, 3, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 2, 3 और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 7, 0 माइनस, नहीं ये तो हो गया यार, गलत कर रहा हूं मैं, ए बी सी करके दिया है, ठीक है ना, ओके छोड़िए इसको। देखिए ये दिया गया है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, 6, 9, एग्जांपल नंबर 5 है 3, 6, 9। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 10, 20, 30। उसने तो क्वेश्चन में बोला है हमसे कि आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, पूछा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। 25 - 41 और 5। सुनो बच्चों, हमसे पूछा बताओ ये जो ए बी सी मैंने 3 पॉइंट दिए हैं आपको, ये तीनों पॉइंट एक राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं या नहीं हैं। तो अगर मुझे ए बी सी को राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट प्रूफ करना है तो इसका मतलब है कि किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जानी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम भी किस पे अप्लाई होनी चाहिए, ए बी बी सी और ए सी पर अप्लाई होनी चाहिए, समझ ना। तो पहले तीनों साइड निकालिए जल्दी से, मतलब उसने अगर ये कहा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, तो ट्राइंगल तो पहले इसका कंफर्म है, ट्राइंगल तो है, तो इसका मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखें। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो और जरा चेक करो कि ए बी ए सी और बी सी में क्या रिलेशन बन रहा है। फिर मुझे ये भी बताना कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। पहले इतना काम करिए, ए बी की वैल्यू निकालिए, बी सी की वैल्यू निकालिए और ए सी की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। एकदम आसान है ना। ये बच्चे बात ना करो, बताओ ए बी कितना है, ए बी 10 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 30 - 9 का होल स्क्वायर। आपकी बार मैंने फॉर्मूला लगाया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बताइए कितना जाएगा ये, 7 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। बताओ क्या कर सकता हूं, क्या इन सब में से 7 का स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, क्या मैं 7 का स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकता हूं, इन तीनों में से 7 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा यहां कितना बचेगा, 1। यहां बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, मैंने 7 का स्क्वायर कॉमन लिया तीनों में से। आपको दिक्कत आ रही हो तो आप अलग अलग करिए, स्क्वायर करिए, ऐड करिए, फिर उसको सॉल्व करिए अगर दिक्कत आ रही है, नहीं तो मैं तो डरो मत। यहां पर आया 7 का स्क्वायर कॉमन तो 1 बच गया, 1 का स्क्वायर। यहां 7 × 2 का होल स्क्वायर है, ये 7 × 2 का होल स्क्वायर, उसमें से मैंने 7 स्क्वायर बाहर कर लिया तो बचेगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। फिर प्लस यहां से मैंने 7 का स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, समझ गया ना, बहुत अच्छे। अब ये 7 कहां जाएगा, बाहर। 1 + 4 + 9 कितना होगा, 9 + 4 13, 13 7 √14। ये आया आपका क्या, ए बी की वैल्यू निकली। बी सी निकालो इसी तरह से, √, बी सी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बी और सी के बीच में लगाएंगे फॉर्मूला, तो आ जाएगा आपका 25 - 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 41 - 20 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 - z1 5 - 30 का होल स्क्वायर। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर बी सी = 25 में से 10 गया 15 का स्क्वायर प्लस -41 और -20 माइनस के 61 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस के 25 का होल स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आ रहा बताइए, 15 का स्क्वायर 225। कोई बताएगा मुझे 61 का स्क्वायर, 3, यही है, बहुत बढ़िया। 25 का स्क्वायर 625। बताइए बी सी कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ के बताइए, 625 + 225 8.5, 8.5 + 3700 बताइए 4571। अब 4571 छोड़ दो, अभी इसको यहीं रहने दो, अब इस चक्कर में ना लगो कि सर इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। बोलो क्यों कह रहा हूं, इस चक्कर में मतलब हो कि स्क्वायर रूट निकाल, भाई कर लो, ये क्वेश्चन आसान है तो इसका मतलब नहीं कि आप करेंगे नहीं, ठीक है।
मैंने क्यों कहा कि भाई अब इस चक्कर में मतलब वो इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, बोलो क्यों? क्योंकि जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो वैसे भी स्क्वायर करने पर वो वैसे ही कट जाएगा स्क्वायर रूट, तो काहे हम बिना बात चक्कर में लेंगे उसके, टाइम पास करें अपना, ठीक है ना? तो अब हम AC निकालेंगे। AC बताओ कितना आ जाएगा? अंडर रूट AC में आ जाएगा आपका 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, बोलो ना बच्चों, माइनस का 41 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। कितना आएगा? 25 में 30 गया 22 का स्क्वायर प्लस माइनस 41 और माइनस का 47 का स्क्वायर, 5 में से 9 गया माइनस के 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, बोलिए 22 का स्क्वायर कितना? 484। 47 का स्क्वायर कितना? 2205 ये 909। 4 का स्क्वायर 16। समझ गए? इस सबको जोड़ के बताइए कितना आया? AB BC AC तीनों निकल गया मेरा, बताइए। AC निकल गया तो बताओ कितना आएगा? AC आया कितना? सबको जोड़ के बताओ बच्चों। 2709 का स्क्वायर, यही है ना? बहुत अच्छे। अब जल्दी जल्दी मुझे बताएं AB का स्क्वायर, बताइए AB का स्क्वायर। सर यह आएगा आपका 49 इंटू 14 करके बताओ कितना है? 49 इंटू 14 पक्का 686। BC का स्क्वायर बताओ बच्चे, BC का स्क्वायर 4571, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। AC का स्क्वायर बताओ भाई 2709। अब आप मुझे बताएंगे कि इन दो को जोड़कर जरा देखिए, इन दोनों को जोड़ने पर BC के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे देख के बताओ ना भाई, इन दोनों को जोड़ा, कुछ गलत हो रहा है? इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट ये नहीं है, ठीक है ना? बताइए कितना आया भाई? आप किसी भी किन्हीं भी दो को जोड़ के देखो, किसी भी दो को जोड़ के देखिए तो उनका दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है। सो वी कैन से दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना? समझ मेरी बात ना? बहुत अच्छे। हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AC का स्क्वायर। दूसरा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB का स्क्वायर। इन तीनों में से कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पेयर बन जाता, देख लो ना, करके देखो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का भाई। पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना हो, प्रूफ नहीं करना था, उसने हमसे एग्जांपल में पूछा था, एग्जांपल में 5 है ये, आर द पॉइंट्स, ऐसे कहा था आर द पॉइंट्स, और ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे थे और कहा था द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी तो हमसे चेक करने के लिए कहा था ये राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है या नहीं है। अगर प्रूफ करने के लिए कहता तो किसी भी कीमत पे, अगर ये ना आता, मान लो प्रूफ लिखा होता, प्रूफ दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर हमसे कोई ना कोई गलती हो रही होती, लेकिन फिलहाल हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इसकी साइड की लेंथ है रूट 686, यह रूट 4571, यह रूट 2709। नहीं सर, इक्विलेटरल नहीं है। आइसोसेलेस है? नहीं, ना तो इक्विलेटरल, ना तो आइसोसेलेस, ना तो राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा है? स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी है। तो हम कहेंगे दिस इज अ स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना? स्केलियन ट्रायंगल, एग्जांपल नंबर 6 देखिए, ठीक है ना? बड़े देखो, इसने कहा एग्जांपल नंबर 6 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर वेयर A एंड B इतना। वाह भाई वाह, गजब। यह है हमारा एग्जांपल नंबर 6 एनसीईआरटी के हिसाब से। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? P नहीं दिए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, बस हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। A और B दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। A के कोऑर्डिनेट बताइए 3 4 5, वेरी गुड। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए -1 3 -7। और हमसे कहा है कि कोई एक पॉइंट P है, जनरल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ ये ओके। तो हमसे कहा है कि P कोई एक जनरल पॉइंट है, उस जनरल पॉइंट के सेट ऑफ पॉइंट है वो एक तरीके का, उस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हैं। बस हमसे कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। व्हाई? इक्वेशन क्यों पूछी है? इक्वेशन क्यों पूछी है? क्योंकि दो वेरिएबल होंगे ना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बल्कि दो भी नहीं, तो 3 वेरिएबल होंगे। बोलो कौन कौन से 3 वेरिएबल?
जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, तो ना तो हमें x पता, ना y पता, ना z पता है। इसका मतलब 3 वेरिएबल हैं, तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उससे एक ही इक्वेशन बन पाएगी, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। मतलब हम इनसे सॉल्व करके x y z की वैल्यू तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि x y और z में एक रिलेशन बता पाएंगे। वो रिलेशन हमें बताएगा कि इस पे कौन कौन सा x y z इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो फिर हम रख के ही देख सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? अरे मेरी बात पकड़ में आ रही? मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई, उसने हमसे कहा कि A और B कोई 2 पॉइंट हैं, और उन 2 पॉइंट्स के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, तीसरा थर्ड पॉइंट, जनरल पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट भी हमें नहीं पता है, उसके बारे में बताया कि P एक ऐसा पॉइंट है, तो हमने मान लिया उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, z। क्लियर? HK भी मान सकते थे, HK हम इस तरह कुछ भी मान सकते हैं। तो x, y, z मान लिया। क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में दिया गया PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। तो हम इसके हेल्प से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बस एक इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं, x, y और z में एक इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं। अगर हमसे वो ये कह दे कि P के कोऑर्डिनेट बताओ, नहीं पता कर सकते, कारण क्योंकि सर 3 वेरिएबल हैं, तो 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, और हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इक्वेशन दे रखी है। समझ गए ना? तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से पहले क्या निकालेंगे, बोलो जल्दी, PA का स्क्वायर। बताइए कितना आएगा PA का स्क्वायर? तो हम बोलेंगे P और A के बीच की दूरी, P और A के बीच की डिस्टेंस, तो ये आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर, PB का स्क्वायर। बताइए कितना आएगा PB का स्क्वायर? अरे भाई एक बात तो बताओ, PA का स्क्वायर नहीं है, PA की वैल्यू है, और अगर PA का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली PB का स्क्वायर बताइए बच्चों, PB का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सीधे लिख रहा हूं, x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर, z माइनस 7 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, 2K स्क्वायर के इक्वल दिया है क्वेश्चन में, तो बस इसको रख दो उठा करके। अब ये काम आपको करना है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। क्या करोगे बोलो, इन सबको ओपन कर देंगे, जरा सॉल्व करिए, बताइए मुझे आंसर। ओपन करके ऐड करके सब कुछ सॉल्व करने के बाद बताइए आंसर क्या आएगा, ठीक है ना? हाँ, इस सबको सॉल्व करने के बाद देखना एक बार आंसर ये आया क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z, हाँ वेरी गुड, प्लस 109 इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। इस 109 को साइड भेज दो क्योंकि कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट को हमेशा एक साइड रखना चाहिए अक्सर, या तो सबको इधर ही ले आओ भाई। 2K स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है ना, तो 2K स्क्वायर के साथ इस 109 को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना? उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी भाई। बस खाली आपको कुछ नहीं करना था, इसके आगे ये जो होल स्क्वायर्स दिए गए हैं इनको ओपन करना था, बस इसका स्क्वायर खोलना है, इसका स्क्वायर खोलना है, इसका स्क्वायर खोलना है, और सबके स्क्वायर खोल के उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अल्टीमेटली ये आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है ना? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, बोलो बच्चे, माइनस 4x माइनस 14y, ओके, माइनस का 14y प्लस 4z इज इक्वल टू 2K स्क्वायर माइनस 109। बहुत बढ़िया, यही आंसर है, ठीक है ना? ओके, खाली ओपन करके ऐड कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब एक्सरसाइज 12.2 तो आप खुद करके लेके आएंगे, एग्जैक्टली सेम, उसमें कुछ नहीं है, पूरी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए केवल, बल्कि 12.3 भी हो जाएगी क्योंकि मैंने तो सेक्शन फॉर्मूला भी आज ही बता दिया। उसने अगली एक्सरसाइज में क्या दिया है, सेक्शन फॉर्मूला दिया है, ठीक है ना? क्या लिखे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है, ये 5 और 6 जो भी बन रहा हो, ठीक है ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5√2, which is at a distance of 5√2 unit, which is at a distance of 5√2 unit from the point, किस पॉइंट से,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, -2, 5 3, -2, 5 समझ गए ना? क्वेश्चन समझ में आया? सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट बताइए जिसकी y एक्सिस पे लाई करने वाले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जिसकी इस पॉइंट से दूरी कितनी है 5√2 यूनिट। करिए जरा, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ये भी हटा दे रहा हूं, आंसर है ना इसका। एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान से काम करिएगा तो हो जाएगा। शिवांश नहीं समझ में आया क्या? समझ में आ गया? शिवांश समझ में आ गया? कर भी लिया? करो जल्दी, देर मत लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0, 1, 2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -1, 3। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, -3, 1। शो दैट आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। करिए, ठीक है, जल्दी करिए जितनी जल्दी हो सके। बहुत अच्छा। हाँ, 0, 2, 0, 0, -6, 0। वेरी गुड। तुम अगला क्वेश्चन करो, आगे वाला क्वेश्चन करिए। शिवम बैठो नहीं, बिल्कुल भी। ये जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, हाँ, तो सर y कोऑर्डिनेट मतलब कुछ होगा उसका, और क्या होगा? हाँ, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। और x और z कल बताया था, x एक्सिस पे x एक्सिस पर y और z का कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पर x और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, और z एक्सिस पर x और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ गए ना? तो इसने क्या बोला, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? क्या बच्चे? y एक्सिस। सिंगल वाले में कहा प्रूफ देख, लिखा तो है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। हाँ, ठीक है, ये इसी का है बच्चे, इसका है। ठीक है, अभी सुनो, तो मतलब कहने का इसने क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यहां करवा रहा हूं, वाई एक्सिस पर लाई करना है, तो मैंने मान लिया लेट द कोऑर्डिनेट, मान लो कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, बोलो कुछ भी मान लो, y मान लो 0। अगर y नहीं मानने का मतलब y1 मान लो, k मान लो, m मान लो, h मान लो, जो मन करे मान लो। लेकिन ये पता है कि हाँ y वाला कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, x और z क्या होगा, पक्का 0 होगा। क्लियर हो गया? अब उसने कहा ये तो हो गया मेरा वो y वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये हो गया एक और पॉइंट। इसने कहा इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी दी है 5√2 के इक्वल। तो आप इसको एक पॉइंट मान लो, और जो पॉइंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में उसको दूसरा पॉइंट मान लो, 3, -2, 5। नहीं समझे? उसने हमसे क्या कहा, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी दी है 5√2 यूनिट, 5√2 यूनिट। क्लियर? क्या फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस वाला, अंडर रूट क्या होता है बच्चे, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। हो गया? अब स्क्वायरिंग कर देंगे बस, कितना आ जाएगा अंदर 9 प्लस, अब देखो हे बच्चे ध्यान लगा कर, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा कितना 2 + y का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल टू कितना 5√2। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग करने पर 25 और 9 34, ये हो जाएगा 34 प्लस माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 + y का होल स्क्वायर बराबर 5√2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने पर समझ गए ना, पक्का? ठीक, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 25 और 9 जोड़ करके 34 आता है 34, ये 25 + 9 जोड़ के 34 आ गया, फिर स्क्वायरिंग की तो उसे चला गया। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 × 2 मतलब 50, और ये 34 उधर गया तो कितना आ गया 50 - 34। क्लियर है? 50 में 34 गया, कितना बचा 16, ये बचा आपका 2 + y का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में कि नहीं? अगर एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आता है। क्यों भाई? क्योंकि अब हमें कोऑर्डिनेट पता करना है,
अब हम दूरी पता नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बट कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, समझ गए ना। तो इसलिए जब एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आएगा, आएगा। बहुत बढ़िया। अब जरा बता दो मुझे बच्चे देख करके जल्दी से कि एक बार ये आ गया हमारा 2 + y = प्लस माइनस 4, ठीक है ना। अब देखो एक बार हम लेंगे 2 + y = 4 तो y बराबर कितना आएगा 2 आएगा, और एक बार हम लेंगे 2 + y = -4 तो y बराबर कितना आएगा -6 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो जो पॉइंट मुझे चाहिए था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चे, समझ में आ रहा तुम्हें। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, हम बोलेंगे सर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 2, 0, या तो ये होंगे या फिर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -6, 0 होंगे। बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो, समझ गए। सुहानी समझ में तुम्हें, बहुत अच्छे। हिमांशु समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। लास्ट वाला हो गया, जल्दी करो, देर मत लगाओ, इतना टाइम नहीं है ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आगे बैठने लगे हैं, तुम जो है ना अभी तक उसी तरह लेके बैठे हो, है ना, जल्दी करो। हो गया, ठीक है, चलो, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ चलो ध्यान रखो, चलो चलो एक क्वेश्चन और लिखो, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन, which divides the join of, which divides the join of P, P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -1, 4 and Q 4, 3, 2 in the ratio 3:1, 2:3 इन द रेशियो 2:3। पहले पार्ट में इंटरनली और दूसरे पार्ट में एक्सटर्नली, नहीं समझिए, ठीक है, करिए। तीसरा देखो भाई, छठा क्वेश्चन कितने लोगों का रह गया, छठे में तो कुछ है ही नहीं, सीधे तो करना है, नहीं लकी नहीं हुआ क्या छठा, जल्दी करो बच्चे, दे मत लगाओ। ये पांचवा समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, पांचवा समझ में आया कि नहीं, ठीक। क्रेश तुम्हारा हो गया क्या, क्रेश, हाँ समझ नहीं पा रहा हूँ, अच्छा किसकी, अरे किस किस के बीच की, अच्छा अब पता नहीं भाई क्या ये हो गया ना, वो तो यही जानेंगे। आर्या हो गया तुम्हारा, बिठा दो, हाँ ओके, जल्दी निकाल के बताओ जल्दी से। आर्या ए बी की वैल्यू बताओ। थर्ड वाले में क्या, इसमें क्या करना है, सिक्स्थ वाले में कि प्रूव करना है, शो दैट दीज 3 वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। नहीं इसमें कहां सेक्शन फॉर्मूला रहेगा, हमें ये प्रूव करना है तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ट्राइंगल की तीनों साइड बनाएंगे और उनकी लेंथ निकालेंगे। 10th में भी तो करते थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बस इतना ही तो फर्क आ गया कि एक कोऑर्डिनेट बढ़ गया बस, और डिस्टेंस फॉर्मूले में भी वो कोऑर्डिनेट बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या हो जाता है √Z1 - Z2 का होल स्क्वायर, बस हो गया काम। काहे ले डरते हो, पहले जल्दी से बना लो एक ट्राइंगल, ये हो गया ए ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट 0, 1, 2, ये तो मेरे बाय वाले बच्चे भी कर सकते हैं आराम से, 2, -1, 3, और सी देखिए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -3, 1। अब तुम्हें करना क्या है आर्या, ए बी की वैल्यू बतानी मुझे जल्दी से निकाल के, पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए, शिवांश कर लो, ए बी, बी सी और ए सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है ना। करो लकी, करो काम करो, है ना। देखो ए बी की कितनी आएगी, √ ए बी मतलब 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √ -2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 4, फिर 2 में से 3 क्या -1, 1, 4, 4, 8, 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये हो गया सर ए बी की वैल्यू कितनी 3। बी सी निकालेंगे, बी सी √ BC में आएगा क्या 1 - 2 का होल स्क्वायर, फिर -3 और -1,
का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 गया -1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया नहीं -3 + 1 -2 का स्क्वायर 1/3 गया -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 1 + 4 + 4 कितना आ गया √9 मतलब 3 तो BC की वैल्यू भी कितनी आ गई 3 अब AC की वैल्यू निकालो जल्दी से AC की तो AC कितना आ जाएगा √1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 - 1 -3 - 1 -4 -4 का स्क्वायर 16 1 में से 2 गया -1 का स्क्वायर 1 16 2 18 तो बताओ जल्दी से बच्चों बताओ देख करके बताओ AC कितने के इक्वल आ गया सर 9√2 नहीं √9 × 2 या है ना √18 आ गया √18 तो √18 को लिख सकता हूँ 9√2 3√2 ये बच्चे ध्यान लगाओ अब देखो जरा पहले तो ध्यान क्या बच्चे पहली बात आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए तो जरूरी शर्त है कि AB BC के इक्वल सर AB चूंकि BC के इक्वल है तो आइसोसेलेस तो हो गया पक्का अब दूसरी बात देखो ध्यान से AC का स्क्वायर कितना आएगा 18 AB का स्क्वायर कितना आएगा 9 BC का स्क्वायर कितना आएगा 9 दोनों को जोड़कर भी कितना हो गया 18 बराबर 18 मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया आइसोसेलेस होने के साथ साथ कैसा भी हो गया राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया बोलो बात समझ में आई कि नहीं बहुत अच्छे एकदम सिंपल है यहाँ कर दे रहा हूँ देखो AC का स्क्वायर कितना आएगा 18 BC का स्क्वायर कितना आएगा 9 AC और AB का स्क्वायर कितना आएगा वो भी 9 तो हम कहेंगे सर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर सो इसलिए ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है ना बोलो बात समझ में आई कि नहीं बहुत बढ़िया दूसरी बात सर AC बराबर कितना है नहीं AB बराबर BC है AB बराबर BC इसलिए ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल समझ गए ना तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल प्रूफ हो गया ठीक है उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी बताओ कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा देखो कौन बताएगा देखो ध्यान नहीं दे रहा दिव्यांशु बता नहीं रहा है मुझे दिव्यांशु बताओ इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा पक्का हाँ AC के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्यों क्योंकि सर सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं और हाइपोटेन्यूज के सामने का एंगल ही 90 डिग्री होता है इसका मतलब एंगल B कितना आएगा 90 डिग्री आएगा मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी पक्का अगर देखा जाए तो मुझे अब इसके बाद आपको एक भी क्लास में लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि कल आप इस 3D ज्योमेट्री के पूरा कंप्लीट मिसलेनियस तक जो भी है सब कंप्लीट करके लेके आइएगा कुछ नहीं बचा इसमें इतना ही है बस देखो कितनी आसान है ये तो इसको सारा पूरा कंप्लीट करके लेके आइएगा कल आपके सारे क्वेश्चंस बता करके उसके बाद अगले चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है ना क्लियर ओके चलिए आज के लिए इतना काफी है आगे बढ़ते हैं ठीक है ना अच्छा अरे 7th क्वेश्चन नहीं हुआ क्या अभी 7 में क्या करोगे 7th क्वेश्चन में क्या करोगे फॉर्मूला लगा देंगे भाई ये रहा x1 y1 z1 x2 y2 z2 सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हमें मिल जाएगा कोऑर्डिनेट नहीं समझे करवाऊं कुछ थोड़ी ना इसमें यार हो जाएगा ना बहुत अच्छे बस खाली बता दे रहा हूं हल्का ये हो गया 2 -1 4 और ये हो गया कितना 4 3 2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये 2, 3 m हो गया ये n हो गया ये x1 ये हो गया y1 ये हो गया z1 ये हो गया x2 ये हो गया y2 ये हो गया z2 ये हो गया समझ गए फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ x y z की वैल्यू निकालने के लिए क्लियर हो गया कर लोगे आराम से एक्सटर्नली करना होगा तो माइनस लगा देंगे बीच में बस ठीक है ना बहुत अच्छे चलिए आज के लिए इतना काफी है कल क्वेरीज में अगर आपको नहीं होगा तो कल पूछना ठीक है ना ओके